नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक आज बिल्कुल नए अंदाज में, खुले आसमान तले, खुली जगह पर, क्योंकि लोकतंत्र का मिजाज यही कहता है कि कभी कमरे में मत बैठिए और कुर्सी से ना चिपकिए। जनता के साथ सरोकार बनाइए, उस सरोकार के जरिए सेवक की तरह रहिए और कहीं ना कहीं देश को यह एहसास दिलाते रहिए कि दरअसल संसद या सत्ता का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम ही उस मलाई को खाएंगे, जनता के बीच कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जाएंगे और हो तो कुछ पैकेज दे दिए जाएंगे और उसके बाद मान लिए जाएंगे कि अच्छे दिन आ गए। यकीनन अच्छे दिन ऐसे नहीं आएंगे। टटोलने की कोशिश की जाएगी आज दस्तक में कि दरअसल अच्छे दिन आते कैसे हैं और अच्छे दिन क्या वाकई कल सुबह जनादेश जब सामने आएगा उसके बाद परिस्थितियां इस देश की पलट जाएंगी। आज दिन भर क्या हुआ, किस रूप में हुआ, कैसे हुआ, ये हम जरा इस सिलसिले को शुरू करते हैं और आपको दिखलाते हैं। दिन भर गहमा गहमी और कहीं नहीं बीजेपी की। अब की बार मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी बेहद खुश लेकिन गांधीनगर में ही कैद। गांधीनगर से निकले ही नहीं, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। अडवाणी से राजनाथ सिंह मिले। आपके जहन में आ रहा होगा क्यों मिले। यकीन जानिए इसलिए नहीं मिले कि दरअसल आइए मंत्रिमंडल बना लें, इसलिए मिले सुषमा को समझाइए मंत्रिमंडल में शरीक हो जाए, इसलिए मिले कि आपको भी एक सम्मानजनक पद दे दिया जाएगा। स्थिति यह भी आ गई है। सूत्र कह रहे हैं कि सुषमा नहीं मान रही है कि वह किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होगी। संकेत क्या है? संकेत अच्छे नहीं है। लेकिन बीजेपी है, पार्टी है और पीछे संघ परिवार है, तो संबल देने के लिए अगर संघ परिवार है तो फिर हर किसी को संभलना होगा, क्योंकि बीजेपी में राजनीति अपने बूते साधी जा सकती है लेकिन सियासत में सबको साथ रखने का मंत्र तो संघ ही देता है। तो अडवाणी को स्पीकर बनाना चाहती है बीजेपी, लेकिन क्या लाल कृष्ण अडवाणी मानेंगे? यकीनन ये बड़ा सवाल है कि इस दौर में लाल कृष्ण अडवाणी वाकई स्पीकर बनेंगे क्या? मुश्किल लगता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं था कि मुलाकात राजनाथ भर ने की। मुलाकात का सिलसिला और आगे बढ़ा। उससे बीच में खबर आ गई कि सुषमा स्वराज कह रही हैं कि मैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगी। नाराजगी क्या है? क्या नाराजगी कुछ ऐसी है जिसमें ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वो जो चाहती हैं वो नहीं मिल रहा है? पीएम के साथ एनडीए अध्यक्ष बनना चाहते हैं। इसका मतलब समझिए क्या है? इसका मतलब है कि तमाम राजनीतिक दल जो बीजेपी के साथ खड़े होंगे उसमें सबसे ऊंचे ओहदे पद पर नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए गुणगान शिवसेना ने भी किया, अकाली दल ने भी किया, रामविलास पासवान आए उन्होंने भी किया, और जो बाहर थे एमएनएस उन्होंने तो खुले दिल से लुटा दिया खुद को। कहा हम साथ खड़े हैं। मोदी सरकार में नंबर 2 रुतबा चाहते हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ ने वो मंच तैयार किया जिसमें नरेंद्र मोदी चल सके। राजनाथ अध्यक्ष बने तो उसके बाद नरेंद्र मोदी के लिए रास्ते खुलते चले गए। पहले प्रचार समिति और उसके बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। जाहिर है ये मांग की जा सकती है, लेकिन इस मांग को करने के लिए क्या सिर्फ ये कह देना काफी है कि हम अध्यक्ष थे और हमने रास्ता खोल दिया? तो इसका मतलब एक यह भी निकलेगा कि क्या मोदी उस पद के लायक नहीं थे? बावजूद इसके कद चाहिए। राजनाथ के घर पर संघ नेताओं की बैठक हुई। सुरेश सोनी, जो माने जाते हैं कि दरअसल असल मंत्र देने वाले वही शख्स जो नरेंद्र मोदी के पीछे शुरू से अंत तक खड़े रहे, संघ के भीतर धारदार तलवारें भी चलती रहीं लेकिन सुरेश सोनी लगातार पीछे खड़े रहे। अमित शाह भी मौजूद थे। 3.5 घंटे की चर्चा हुई। अमित शाह की मौजूदगी का मतलब दरअसल दिल हृदय में राम को लिए हुए एक ऐसा हनुमान है जो वाकई मानता है कि नरेंद्र मोदी सब कुछ हैं। ये सारी परिस्थितियां बताती है कि आज दिन की गहमा गहमी काफी जबरदस्त रही। लेकिन बहरहाल इन सारे सवालों का जवाब पूछने के लिए हमें लगता है इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय नेता रविशंकर प्रसाद जी प्रकट हो गए हमारे साथ। देखिए रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। टेक्नोलॉजी है रविशंकर जी, और इस टेक्नोलॉजी के आसरे देश के कोने कोने में नरेंद्र मोदी पहुंचे। 3D भाषण हर किसी ने देखा। क्या ये माना जाए ये चुनाव जो बीता और चुनाव जिस रूप में इस देश ने देखा 2014 का चुनाव, ये इस मायने में अद्भुत था कि इसमें वाकई चुनाव प्रचार के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, पीएम पद के उम्मीदवार ने जिस तरीके से और जिस गहराई से पूरे देश को नापा, वह वाकई एक अमिट छाप छोड़ गया। देखिए, पहले आप टेक्नोलॉजी की बात करने के पहले इसके मानवीय मेहनत को आप इग्नोर न करें। वाजपेयी जी 440 उन्होंने पब्लिक मीटिंग की। हर में बड़ी संख्या में लोग थे जो लोग
जनता पब्लिक मीटिंग से भाग रही थी, वो जनता आई कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से राजस्थान तक। ये देखा आपने, लगभग 3 लाख बूथों पर हम लोगों ने लोगों को काम खड़ा किया। उसके बाद बड़ी संख्या में पारंपरिक जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, छोटी बैठकें होती हैं, हर असेंबली क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक होती है, वो सब काम किया। लेकिन हाँ, आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया, फिर जो आपके न्यू मीडिया है उसका भी प्रयोग किया। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में तरुणाई देश की भाजपा को वोट दे रही है या मोदी जी को आशा भरी निगाहों से देख रही है, तो अगर नई तकनीक का हम उपयोग करते हैं तो ये तो अच्छी बात है। अब आपके इस तकनीक से मैं कैसा लग रहा हूं मुझे पता नहीं है। नहीं अच्छे लग रहे हैं, मुझे मेरे घर के बाहर अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं आप। मुझे मेरे घर के बाहर खड़ा कर दिया गया है, अब मैं अजीब महसूस कर रहा हूं। लेकिन बताया गया कि हजूर आप एक रेड कारपेट पे खड़े हैं, मैंने बड़ा अद्भुत है ये। अब मुझे कुछ मैं ये तो सामने हरा रंग है और अब आप रेड बता रहे हैं, तो ये भी टेक्नोलॉजी का खासियत है। लेकिन कहने का मतलब वाजपेयी जी क्या है, आप बात समझिए कि भारत का लोकतंत्र जीवंत हो गया था। ये जो जीवंतता आई है, ये मैं चूंकि भारत के लोकतंत्र का प्रबल समर्थक हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देश एक स्थायी सरकार चाहता है, देश एक प्रभावी सरकार चाहता है, देश एक काम करने वाली सरकार चाहता है, और देश के लोगों ने अपना ये मानस बनाया कि हमें उसके लिए वोट भी देना है। तो अगर आपके एग्जिट पोल की बात करें तो इतनी संख्या में तो शायद 1984 के बाद पहली बार सरकार बनने की संभावना है, और अच्छी बात है। एक बात बताइए रविशंकर जी, आप तो मैंने तमाम चीज़ समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, लेकिन हमें जहाँ तक याद आता है इमरजेंसी एक मुद्दा था, मंडल कमीशन इस देश में एक मुद्दा था, कमंडल भी मुद्दा था, आर्थिक सुधार भी एक लिहाज से मुद्दा रहा 91 में, ऐसा नहीं है वो नहीं रहा। लेकिन हर बार जो भी मुद्दा बना वो सरकार जो मौजूदा थी वही इशू थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या है, नरेंद्र मोदी ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी ही पीएम पद के उम्मीदवार हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर ही समूचा जनादेश हाँ या नहीं में जाकर क्यों टिक गया? देखिए, थोड़ा इसका अगर आप 1-1.5 मिनट वक्त दीजिए, मैं विस्तार से उसका उत्तर देना चाहूंगा देश के राजनीति के छात्र के रूप में। 71 में इंदिरा गांधी आई थी गरीबी हटाओ के नाम पर, अपनी पार्टी से लड़कर आई थी। 77 का चुनाव था, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश का आह्वान, और मुझे गौरव है कि उस आंदोलन में एक छात्र के रूप में मुझे सहभाग करने का सौभाग्य मिला था, जेल जाने का सौभाग्य मिला था। 80 का चुनाव जनता पार्टी की लड़ाई के खिलाफ इंदिरा गांधी ने जो जुनून किया कि लड़ते हैं मुझे लाओ, तो वो भावनात्मक चुनाव था। 84 का चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो जनता में सद्भाव आया था, भावना उभरी थी, उसका चुनाव था। 89 का चुनाव बोफोर्स का चुनाव था राजीव गांधी के खिलाफ, वीपी सिंह के प्रति स्नेह का चुनाव नहीं था। 91 से लेकर 96 का चुनाव राम जन्मभूमि का चुनाव था, आपको मालूम है। नरसिंह राव आ गए क्योंकि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। 98-99 का चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी का चुनाव था। 2004 का चुनाव आज तक मैं समझ नहीं पाया कि हम लोग क्यों हारे, लेकिन हार गए। मनमोहन सिंह की सरकार बन गई बाई फ्लूक, वो पीएम बन गए। 2009 का चुनाव मैं मान सकता हूं कि शायद मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की दोबारा जीत हुई, तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। यह शायद 71 के बाद एक पहला चुनाव है कि देश सिर्फ निगेटिव वोट नहीं दे रहा है, देश एक पॉजिटिव वोट दे रहा है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ये हमारी पीड़ा का समाधान है, बेरोजगारी का समाधान है, हमारी असुरक्षा के भाव का समाधान है, आर्थिक विकास का उपकरण है। तो ये देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी विजय है। और अगर हमें चाहिए तो हमें एक मजबूत सरकार चाहिए, और अगर हमें एक मजबूत सरकार चाहिए तो हमें पूरा वोट देना पड़ेगा। ये आपके एग्जिट पोल में दिखा रहा है, और ईश्वर का आशीर्वाद हुआ, मुझे पूरा विश्वास है कल की गिनती में भी दिखाई पड़ेगा। नहीं, आपने पॉजिटिव वोट का जिक्र किया, एक बात बताइए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हमने देखा, और हमें याद है महाराष्ट्र चुनाव में बाला साहब ठाकरे के दौर को भी हमने देखा और उस चुनाव को भी हमने कवर किया है, लेकिन पहली बार इस देश का मुसलमान खुले तौर पर खिलाफ क्यों खड़ा था? ऐसा क्या था उसके दिल में कि वो खिलाफ खड़ा हो गया? देखिए, थोड़ा मैं आपसे वाजपेयी जी डिफर करूंगा, थोड़ा देश में भी घूमता हूं। बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवान मुसलमान मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मैं जानता हूं राजस्थान में मोदी जी को वोट दे रहे हैं अल्पसंख्यक, मैं जानता हूं गोवा में वोट दे रहे हैं,
मैं जानता हूं संभल में, रामपुर में, इटावा में बड़ी संख्या में वोट दे रहे हैं। हां, जितना वोट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, वो बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर तमाम सेक्युलर पार्टी तथाकथित की कोशिश के बावजूद मुसलमानों की गोलबंदी होनी चाहिए, क्योंकि एक राक्षस नरेंद्र मोदी आने वाला है, जिसकी शुरुआत श्रद्धामना सोनिया जी ने की थी, बुखारी साहब को बुलाकर और कहे कि मुसलमानों के सारे वोट की गोलबंदी करो। इसके बावजूद अगर भाजपा के इतने जीतने की संभावना है जो आपके एग्जिट पोल ने दिखाई है, और एनडीए को प्रामाणिक बहुमत मिलने जाना है जिसका हमें विश्वास है, तो भाजपा के जनसंघ के समय से आज तक के सबसे बड़े लक्ष्य की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं, जिसका हमें गौरव है, तो ये पारंपरिक सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष राजनीति की हार है, ये मैं कहना चाहता हूं। और इतनी बड़ी संख्या जो आप दिखाते हैं अपने एग्जिट पोल में, ये तभी आ सकी है जब देश ने हमें वोट दिया है। तो क्या यह माना जाए कि ये एग्जिट पोल के रिजल्ट जो अभी हैं, कल जनादेश हम लोग इंतजार कर रहे हैं, किसी भी स्टेट्समैन के लिए वोट पहली प्राथमिकता होती है, या वोट पाना ही सबसे बड़ी जरूरत होती है, या पहचान होती है, तभी वो स्टेट्समैन होता है? जी नहीं, वोट पाना लोकतंत्र का माध्यम है, आपकी वैधानिकता के लिए कि आप शासन कर सकें। लेकिन जब वोट आपको एक विश्वास से मिलता है, जैसे आपको एक बात कहता हूं, दिल्ली में मुझे स्वीकारना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने एक आकर्षण पैदा किया था लोगों में। लोगों ने विश्वास से वोट भी दिया था। बाकी लोग मानते थे कि 5, 7, 10 सीट जीतेंगे, वो जीते 28 सीट। सरकार बनी, बहुत चर्चा में आ गए, अधिक एयर टाइम पर थे, शायद पब्लिक में कम थे। अगर आज आपके प्रोजेक्शन के मुताबिक वो लोकसभा में हार रहे हैं दिल्ली में, तो इसके मतलब को समझना चाहिए कि जनता ने उनको स्नेह किया, ट्रस्ट किया, वो उस विश्वास पर खरे नहीं उतरे। ये मैं कहना चाहता हूं। तो मोदी जी को अगर वो दे रहे हैं, तो मोदी जी की 14 साल की तपस्या भी है गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। हां, तब वो उन पर विश्वास कर रहे हैं। तो क्या यह माना जाए शिवराज सिंह चौहान पे किया? जी जी। नहीं, तो क्या यह माना जाए रविशंकर जी, 14 साल की तपस्या उन्हें दिल्ली तक तो ला रही है, लेकिन दिल्ली के बाद जिस स्टेट्समैनशिप की हम बात कर रहे हैं, अभी उसके संघर्ष की शुरुआत अब होने वाली है अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो? देखिए, इस पर मेरा 2 बात कहनी है। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात चलाया है, तो क्या 12 साल से वहां दंगे हुए हैं क्या? वहां मुसलमानों को काम करने में कोई परेशानी हुई है क्या? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है कि गुजरात के मुसलमानों के विकास दर हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। और ये भी नहीं कह सकते कि मोदी जी वहां 1 साल से शासन कर रहे हैं, 14 साल से कर रहे हैं। और सबसे कम बंगाल में है, जहां सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सिक्का चलता है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह सोच के पीछे एक आशंका है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं एक पूर्वाग्रह भी है, और वो पूर्वाग्रह की एक प्रक्रिया है। क्षमा करिए, मैं आपको एक ऑब्जर्वर के रूप में बता रहा हूं। मोदी जी आएंगे तो भाजपा में पोलराइजेशन होगा देश में, ये नहीं हुआ, मोदी जी टिके रहे। मोदी जी आएंगे तो भाजपा को सहयोगी नहीं मिलेंगे, तो 25 ऑलरेडी मिल चुके हैं रिजल्ट आने के पहले, 3 और खड़े हैं, रिजल्ट के बाद और कई आ सकते हैं। मोदी जी पीक आउट कर गए, मोदी जी अपने को ओवर एग्जॉस्ट कर गए। अब जब ये सब कोई नहीं चला, तो मोदी जी आएंगे तो उन्होंने बहुत आशाएं पनपा ली हैं, तो ये कैसे पूरा करेंगे? अब ये क्या मतलब है इन सवालों का? कल उनकी उपलब्धि का दिन है, कल गिनती हो जाने दीजिए, उनको प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए, उनके काम को देख लीजिए। कहीं ना कहीं तो पंडित वाजपेयी जी, हम सभी अपनी दीवारों से ऊपर होकर जनता की आंखों से नरेंद्र मोदी को देखने की कोशिश करें, तो शायद देश का बड़ा कल्याण होगा। नहीं, हम उन्हीं सपनों में जाना चाहते हैं, लेकिन 60 साल का इतिहास इस देश का लोगों को डराता है रविशंकर जी। आश्वासन, भरोसा, उम्मीद, क्या कुछ नहीं जगाया गया इस 60 बरस में। इसीलिए ये सारे सवाल उठते हैं कि अगर इतनी उल्लास और उम्मीद के साथ लोग खड़े हुए हैं पहली बार, जो हर एग्जिट पोल में उस जादुई आंकड़े को पार कर रहे हैं जिसमें 272 होता है, पहली बार 30 बरस के बाद इतिहास पलट रहा है। डर खाली ये लग रहा है कि ये उम्मीद, ये भरोसा टूटेगा तो नहीं ना। ये होना जनता के भीतर, ये सवाल हैं, आप इससे कैसे इनकार करोगे? देखिए, मेरा इसका उत्तर यह है वाजपेयी जी कि यह सवाल तो उठाने का अधिकार सबों का है, लेकिन इसका मेरा उत्तर बहुत साधारण है कि जब देश की विकास दर 4.5% है,
तो उस समय भाजपा के अधिकांश राज्यों की विकास दर 10-11% क्यों है? गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा। अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल की लड़ाई और एटम बम के विस्फोट के सैंक्शन के बाद, संसद पे हमले के बाद, गुजरात के भूकंप के बाद महंगाई कैसे रोक लेते हैं? देश की विकास दर को जब जाते हैं तो 8.5% कैसे कर लेते हैं? यही सवाल है। आपका इरादा क्या है? आपकी संकल्प शक्ति क्या है? और आप अपनी उम्मीदों को पूरा करने का कितना मादा रखते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर हमारा अतीत पंडित वाजपेयी जी कोई संकेत है, तो मोदी जी की अगुवाई में भविष्य अच्छा होने वाला है। तो एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। आप चाहे वहां पर हरी जमीन पर खड़े हैं, लेकिन हमारे साथ अभी आप रेड कारपेट पर हैं। कल के बाद हम लोग आपको किस रूप में देखेंगे? देखिए वाजपेयी जी, आज आपसे मैं दिल की बात कहता हूं जी। रविशंकर प्रसाद के 3 परमानेंट परिचय हैं। एक, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, दूसरा भाजपा का कार्यकर्ता हूं, तीसरा पेशे से अधिवक्ता हूं। बाकी सब अस्थाई है। तो आप रविशंकर को उसके अस्थाई परिचय से ही जानिए। इसी में मेरा भी भला है, इसमें बाकी का भी भला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी। अब आप लुप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक तौर पर देश को इंतजार जनादेश का है। सियासी तौर पर हर राजनीतिक दल कुछ कुछ सोच रहा होगा। रात तो कयामत की, लेकिन चर्चाओं के बाद हम आपको एक हिस्सा दिखलाते हैं जो एग्जिट पोल ने दिखलाया, जिसने बताया दरअसल इस देश में पहली बार एक राजनीतिक दल पहले से मान चलकर सोच रहा है कि वो सत्ता में आ गया। और अब की बार मोदी सरकार ने नरेंद्र मोदी के भीतर दरअसल इस तरीके की कुलांचे भरने वाली स्थिति पैदा कर दी, जो बता रहा है कि दरअसल वाकई अब की बार क्या वाकई मोदी सरकार। इंतजार कल सुबह तक करना होगा। बावजूद इसके एग्जिट पोल क्या कहता है? एग्जिट पोल जादुई आंकड़े को पार करा देता है, यानी एनडीए सत्ता में आ रही है और पहली बार तमाम आंकड़ों को तोड़ते हुए, पुराने पिछली स्थितियों को तोड़ते हुए बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली है। यह एग्जिट पोल की स्थिति है जो औसतन हर राजनीतिक दल के साथ है। और इतना ही नहीं, इन सब के बीच स्पाइडरमैन इस खुशी से उस जमीन से नहीं बल्कि आसमान से हिलने मिलने को तैयार है 276 के आंकड़े को जो छूने के लिए बेताब है। ये आंकड़े कल छुए जाएंगे या नहीं, ये दूर की गोटी है, लेकिन इन सब के बीच कोई फिसल भी रहा है और ये फिसलन कांग्रेस के भीतर की है। नेहरू से लेकर इंदिरा और इंदिरा के बाद राजीव, पीवी नरसिम्हा राव, किसने सोचा था ये स्थिति आएगी? 119 पर तमाम गठबंधन के साथ और कांग्रेस महज 100 के नीचे ये स्थिति लड़खड़ा रही है कांग्रेस के भीतर। गांधी परिवार के भीतर हिचकोले खाने वाली स्थितियों को पैदा भी कर रही है। और जो वामपंथी हैं, जो अन्य दल हैं, जो तीसरे मोर्चे की सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं, सपने बुनते हैं, उनके लिए भी स्थिति अच्छी नहीं, क्योंकि 148 पर वह भी सिमट रहे हैं। और वजह यही है कि एक ऐसी जगह पे पूरा का पूरा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आज की रात आकर अटक गया है, जहां हर की नजरें और कहीं नहीं कल सुबह पर है, जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी और उसमें से परिणाम निकलेंगे। दिल्ली रेड कारपेट किसी के लिए भी बिछाए, इंतजार देश को इसी बात का है, आए कोई भी, लेकिन दिल से हर कोई कहे वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं। ये नारा किसी ने दिया हो, लेकिन अच्छे दिन इस देश में आ जाएं। ये देश आज से नहीं, आज़ादी के बाद से मना रहा है।